मैं डॉक्टर आपके पुरोहित आपका स्वागत है। आज एक नए अध्याय पर चर्चा करें और उस अध्याय का नाम है कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। कार्मिक जो कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, क्यों शासन की नीतियों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें कार्मिक कहा जाता है। इसमें अधिकारी भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं। ये बात तो तय है कि बिना प्रशासनिक कर्मचारियों और अधिकारियों की शासन एक दिन क्या एक घंटे भी चल नहीं सकता। तो प्रत्येक देश में कार्मिक, अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। ये आजकल के जमाने में, न केवल आजकल के जमाने में, अपितु जब से शासन व्यवस्था की स्थापना हुई है, शुरुआत हुई है, तब से लेकर के आज तक और भविष्य में भी इनकी महत्ता हमेशा बनी रहेगी। इनके बिना शासन का कोई काम नहीं होता। राजनीतिक कार्यपालिका नीतियां बनाती है, उन नीतियों को क्रियान्वित करने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। इसलिए प्रशासन में कार्मिकों का होना अनिवार्य है। शासन कोई भी काम करने के पहले योजना बनाती है। योजना को क्रियान्वित करने के लिए, योजना को लागू करने के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है। और संगठन का मतलब अच्छी शानदार बिल्डिंग या बहुत अच्छे फर्नीचर, पूरा फुल इक्विप्ड बिल्डिंग, ये नहीं होता। संगठन का मतलब होता है वहां पर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी। तो प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए, प्रत्येक कार्य को संपादित करने के लिए कर्मचारियों की अनिवार्यतः आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये कार्मिक प्रशासन में कार्मिक ही सर्वोपरि होते हैं। अब जब कार्मिकों की आवश्यकता पड़ती है तो उनका चयन होना चाहिए। उनका चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए। उनको वेतन मिलना चाहिए, उनको अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, और तब जाकर के वे पूरा मनोयोग से अपने निर्धारित दायित्वों का संपादन कर पाएंगे। तो कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी भर्ती, उनकी नियुक्ति, उनको दी जाने वाली सुविधाएं, वेतन आदि, ये सब चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो लोक सेवा, इसी के अंतर्गत लोक सेवा आता है। कार्मिक प्रशासन को ही लोक सेवा कहा जाता है। लोक सेवा का एक दूसरा नाम नौकरशाही है। नौकरशाही और लोक सेवा दोनों समानार्थी हैं, लेकिन एक में तारीफ और प्रशंसा या सकारात्मकता का बोध होता है, जबकि नौकरशाही में एक प्रकार से घृणा की भावना का बोध होता है। तो नौकरशाही की चर्चा बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा उसी नौकरशाही के सकारात्मक पक्ष अर्थात लोक सेवा के बारे में एक संक्षिप्त सी चर्चा करें। तो फाइनल कहता है, लोक सेवा स्थायी, वैतनिक और दक्ष कर्म अधिकारियों का एक व्यावसायिक संगठन है। लोक सेवा क्या है? फाइनल कहते हैं कि यह स्थायी होता है, मतलब सरकार किसी की भी बने, ये कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत या लोक सेवा के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अपने पद पर यथावत बने रहते हैं। तो स्थायी हुआ। वैतनिक, इनको उनके कार्य के लिए एक निश्चित राशि वेतन के रूप में दी जाती है। तीसरी चीज, दक्ष अधिकारियों का एक दक्ष अधिकारी, इसमें काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी चूंकि योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, चयन किए जाते हैं, इसलिए वे अपने कार्य में दक्ष और कुशल होते हैं। इनकी दक्षता और कुशलता को बनाए रखने के लिए इनको समय समय पर विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है और इनकी योग्यता को और निखारने का प्रयास किया जाता है। तो यह क्या है? व्यावसायिक संगठन है। व्यावसायिक का मतलब यहां पर व्यापार करना नहीं है। यहां पर यह है कि जो व्यक्ति इस काम में एक बार चयनित हो जाता है, वह उसको एक व्यावसायिक रूप में स्वीकार कर लेता है कि अब उसको यही काम रिटायरमेंट की उम्र तक करना है। देखिए, अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिविल सेवकों को या सिविल सेवा को सैनिक सेवा से भिन्न माना जाता है।
सैनिक हमारे देश के सिविल सेवक नहीं होते, नागरिक सेवक या सिविल सेवा के अंतर्गत नहीं आते सैनिक। न्यायाधीश भी सिविल सेवा के अंतर्गत नहीं आते। तो सिविल सेवा के अंतर्गत वे आते हैं जो केवल कार्यपालिका से संबंधित होते हैं। सैनिकों को सिविल सेवा के अंतर्गत सिविल सर्वेंट नहीं माना जाता। वो सैनिक सेवा मतलब कि पूरे प्रशासन को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सैनिक प्रशासन और दूसरा सिविल प्रशासन या नागरिक प्रशासन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसकी विशेषताएं देखें, सिविल सेवा की विशेषताएं। सबसे पहली बात, प्रशासन का संचालन। सिविल सेवक प्रशासन का संचालन करते हैं। संसद में जो भी चर्चा होती है उसके अनुरूप कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, भारत के संदर्भ में मंत्रिमंडल, उसके संदर्भ में नीतियों का निर्माण करता है। उन नीतियों पर संसद में चर्चा होती है, बहस होती है, वाद विवाद होता है और फिर कार्यपालिका अंतिम रूप में नीति को निर्माण करती है, संसद से स्वीकृति लेती है। उन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की और अर्थात सिविल सेवकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस सिविल सेवकों का काम है प्रशासन का संचालन करना। दूसरी चीज, पद सोपान पर आधारित। प्रत्येक सिविल सेवक पद सोपान के अंतर्गत काम करता है। मतलब कि अलग अलग स्तर होते हैं नौकरी करने वाले व्यक्तियों के। सबसे ऊपर मध्यम स्तर, निम्न स्तर, तीन मोटे तौर पर इनको तीन स्तरों में बांटा जा सकता है। तो इसमें ये सब पद सोपान के आधार पर काम करते हैं, ऊपर से शक्ति प्राप्त करते हैं और नीचे से ऊपर का, नीचे वाला हर अधिकारी कर्मचारी अपने से ऊपर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सत्ता के सूत्र की दिशा ऊपर से नीचे, उत्तरदायित्व के सूत्र की दिशा नीचे से ऊपर। ये चेन हमेशा बना रहता है और कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तीसरा है राजनीतिक तटस्थता। सरकार किसी की भी बने, ये अपने पद पर हमेशा यथावत बने रहते हैं। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं। 5 साल, जैसे भारत के संदर्भ में 5 साल का संसद का कार्यकाल होता है, मंत्रिमंडल का कार्यकाल 5 साल का सामान्य रूप में होता है। तो 5 साल के बाद यह संभव है कि इस दल को दूसरी बार सत्ता न मिले, एक दूसरे राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अवसर मिले। तो हर 5 साल में या इसके पहले ये सत्ता बदलते रहती है, लेकिन सिविल सेवक अपने पद पर यथावत बने रहते हैं, इसलिए इनको राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ माना जाता है। फिर अनामत्व। प्रशासन जो भी काम करता है उसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता। प्रशासन या शासन के नाम से पूरा काम होता है। व्यक्तिगत उपलब्धि इसको नहीं माना जाता, इसे प्रशासन की उपलब्धि मानी जाती है। तो जो भी अधिकारी काम करता है शासन की ओर से काम करता है, व्यक्तिगत तौर पर यहां पर काम नहीं होता और न ही किसी काम में किसी व्यक्ति का नाम आता है। फिर दक्षता और कुशलता। इनको समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है, इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। नई नई चीजें, जो भी नई नई इनोवेशंस होते हैं, जो नए नए आविष्कार होते हैं या उस क्षेत्र में कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करना हुआ, तो उन सभी के लिए समय समय पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। परिणाम स्वरूप ये प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य में दक्ष एवं कुशल होता है। निष्पक्षता। निष्पक्षता इनकी जान है। निष्पक्षता का मतलब है कि कानून के आधार पर सबके साथ व्यवहार करेंगे। कानून की दृष्टि में सब कोई बराबर होते हैं, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति। तो ये कानून के अनुसार काम करने के कारण निष्पक्ष कहे जाते हैं। तो इनकी निष्पक्षता बहुत जरूरी है। उत्तरदायित्व। अपने काम के लिए ये अपने उच्च अधिकारी के प्रति, और सबसे बड़ा उच्च अधिकारी मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होकर काम करता है। तो उत्तरदायित्व सिविल सेवा का मूल तत्व है कि आपने काम क्या किया, क्यों नहीं किया, कौन कौन सा काम किया, कितना काम हुआ, कितना काम बाकी है, कब तक पूरा हो जाएगा, कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। इन सभी चीजों के लिए वे अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर सार्वजनिक कल्याण। इनका उद्देश्य होता है जन सेवा।
जनता की सेवा के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो सार्वजनिक कल्याण को अधिक महत्व देते हैं, लाभ या हानि इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। तो ये सिविल सेवा की विशेषताएं हुई। अब देखें इनका कार्य क्या है। इनका कार्य मोटे तौर पर 3 है। पहला, कानूनों का क्रियान्वयन करना, इसकी चर्चा हो चुकी है। कानूनों का क्रियान्वयन करना इनका प्राथमिक कार्य है। दूसरा, परामर्श देना। किसको परामर्श देना? राजनीतिक कार्यपालिका को परामर्श देना। यहां पर यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि सिविल सेवा में काम करने वाले अधिकारी योग्यता और अपने लंबे अनुभव के कारण अपने काम में बड़े माहिर होते हैं, जबकि राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत काम करने वाले मंत्री अपने विषय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते। वे आते हैं, जाते हैं। ऐसा भी कई बार होता है कि मंत्री को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता उस विभाग के बारे में, तो वह पूरी तरह से परामर्श के लिए अपने सिविल सेवक के प्रति पर निर्भर रहता है। कई बार ऐसा होता है। और भारत जैसे देश में जहां पर कि कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं और फिर मंत्री भी बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों की निर्भरता, राजनीतिक कार्यपालिका की निर्भरता सिविल सेवकों पर स्वाभाविक से बढ़ जाती है। तो परामर्श देते हैं, ये खुद निर्णय नहीं लेते, परामर्श देते हैं, निर्णय लेने में सहायता करते हैं और कार्यक्रमों तथा नियोजन को सफल बनाना, शासन की जो भी विभिन्न प्रकार की नीतियां हैं, जो कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं जनहित के लिए, जो नियोजन किया जाता है, इन सबको सफल बनाना इनका मुख्य कार्य होता है। ये सिविल सेवकों के सिविल सेवा के बारे में एक सामान्य सी जानकारी है, कार्मिक प्रशासन के बारे में एक सामान्य सी जानकारी है। अब देखें भर्ती, रिक्रूटमेंट। भर्ती क्या है? योग्य व्यक्तियों को चयन करके प्राप्त करना, मतलब कि योग्यता के आधार पर लोगों का चयन करना, छांटना, हजारों लाखों में से गिने चुने लोगों को चुनना। किस आधार पर? योग्यता के आधार पर। यह जो चयन है, इस चयन को भर्ती या रिक्रूटमेंट कहा जाता है। एक विशिष्ट कार्य के लिए योग्य उम्मीदवार की आवश्यकता पड़ती है। स्वाभाविक है, सिविल सेवा का प्रत्येक काम योग्यता के आधार पर होता है। तो विशिष्ट कार्य के लिए योग्य व्यक्ति को चयनित करना भर्ती कहलाता है। दिमाग कहता है कि भर्ती किसे कहते हैं? विशिष्ट कार्य के लिए उचित व्यक्तियों को प्राप्त करना। विशिष्ट कार्य के लिए प्रशासन के कार्य अलग अलग विभागों में बंटे होते हैं। विभिन्न विभागों में काम करने के लिए अलग अलग कौशल की योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। तो उस काम को करने के लिए योग्य व्यक्ति को चयन करना भर्ती कहलाता है। इसमें भर्ती और नियुक्ति दोनों में अंतर है। भर्ती अलग है, नियुक्ति अलग है। भर्ती किसे कहते हैं? भर्ती करने वाली संस्था, एक मोटे तौर पर आप ले लीजिए लोक सेवा आयोग। इस पूरी प्रक्रिया में कितनी चीजें सम्मिलित होती हैं? इसमें सबसे पहले होता है विज्ञापन। जैसे लोक सेवा आयोग पहले विज्ञापन जारी करता है। विज्ञापन के बाद योग्य व्यक्तियों का चयन करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करता है। उस प्रारंभिक परीक्षा में हजारों लाखों में से कुछ हजार लोगों को लिया जाता है, छांटा जाता है टॉप में। फिर उनकी दोबारा परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा। उसके बाद फिर उसमें से कुछ लोगों को छांटा जाता है और उनका फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जितने लोगों को बुलाया जाता है, उनमें से फिर जिसकी क्षमता, जिसकी योग्यता ज्यादा पाई गई, ऐसे लोगों की पीएससी भर्ती करता है, मतलब कि चयन करता है। जैसे वर्तमान समय में पीएससी, मान लीजिए प्रारंभिक परीक्षा होनी है। आजकल तो लाखों विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों, जबकि कुल मिलाकर सीट्स हैं मान लीजिए 200।
इन 200 पदों के लिए लाखों परीक्षार्थी अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं। तो कैसे छांटता है? तो 200 में से 200 हमको लेना है। लाखों परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे, प्रारंभिक परीक्षा में, उसमें से ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 हजार लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाता है। फिर इन 3-4 हजार में से ज्यादा से ज्यादा 6 या 700, 800 या 1000 लोगों को, सबसे अधिक नंबर पाने वाले 1000 विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाता है और उस 1000 में से 200 लोगों का चयन करता है पीएससी। और फिर चयन करके विभिन्न पदों पर इन 200 लोगों की चयन सूची बना करके उन विभागों को भेज देता है। फिर वे विभाग उन 200 लोगों को अलग अलग जिन जिन पदों के लिए उनको चयनित किया गया है, जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए किया गया, डीएसपी के लिए किया गया, मतलब कि उप पुलिस अधीक्षक के लिए किया गया, राज्य लेखा सेवा के लिए किया गया, तहसीलदार के लिए किया गया, फूड इंस्पेक्टर के लिए किया गया, अलग अलग विभागों में। फिर ये विभिन्न विभाग इन 200 उस सूची में से जितने लोगों को उनको नियुक्त करना है उनको नियुक्ति पत्र देते हैं। नियुक्ति पत्र देने के बाद उनकी पद स्थापना होती है, मतलब कि किसी संस्था में, किसी शहर में, उस ऑफिस में उनको पद स्थापित किया जाता है और फिर उनको जिम्मेदारी दी जाती है। पद स्थापना के अंतर्गत जिम्मेदारी सम्मिलित होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को भर्ती कहते हैं। मतलब नियुक्ति भर्ती का एक अंग है। भर्ती पीएससी करता है, नियुक्ति शासन करता है। शासन के विभाग करते हैं, मतलब प्रशासनिक विभाग नियुक्ति करते हैं। भर्ती करने का मतलब हुआ छांटना, चयन करना, सिलेक्शन करना। और नियुक्ति करने का मतलब हुआ किसी एक पद पर उस व्यक्ति को बिठाना और उसको नई जिम्मेदारी देना। ये नियुक्ति होता है। तो भर्ती और नियुक्ति में अंतर होता है। इसका 2 अर्थ निकाला जाता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक भर्ती का मतलब होता है योग्य और उचित लोगों को, उचित व्यक्तियों को छांटना, चयन करना, अच्छे लोगों को भर्ती करना। यह सकारात्मक भर्ती कहलाता है। और इसका नकारात्मक अर्थ क्या है कि अयोग्य व्यक्तियों को बाहर करना, कीप द रास्कल्स आउट। जो अयोग्य व्यक्ति हैं, जो काम के नहीं है, जिनमें योग्यता नहीं है, ऐसे लोगों को अलग करना, ये नकारात्मक भर्ती कहलाता है। तो योग्य व्यक्तियों का चयन करना सकारात्मक भर्ती, अयोग्य व्यक्तियों को बाहर करना, दूर करना नकारात्मक भर्ती। 3 पुरानी पद्धतियां, भर्ती की 3 पुरानी पद्धतियां देखी जा सकती हैं। सबसे पहली और पुरानी पद्धति है कृपा मूलक पद्धति। यह व्यवस्था राजतंत्र के अंतर्गत प्रचलित हुआ करती थी। राजतंत्र में मान लीजिए किसी व्यक्ति के किसी काम से राजा को खुशी हुई, राजा को अच्छा लगा, राजा का विश्वस्त हो गया व्यक्ति उस काम को करके, तो राजा उस व्यक्ति को नियुक्ति देता था। यह कृपा मूलक पद्धति हुआ। दूसरा है लूट पद्धति। लूट पद्धति अमेरिका में लंबे समय तक जारी रही और आज भी है। यह लूट पद्धति क्या है? स्पॉइल्स सिस्टम इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैक्सन नाम का राष्ट्रपति अमेरिका में 1829 से 1837 तक रहा। इसे लूट पद्धति का जनक कहा जाता है। वैसे थॉमस जेफरसन ने इसको शुरुआत की थी, लेकिन जैक्सन के समय यह अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। क्या था यह? तो अमेरिका में भी यह पद्धति अभी भी है और बड़े पैमाने पर होता है। क्या होता है इसमें? जैसे ही मान लीजिए किसी एक नए राष्ट्रपति ने शपथ लिया, तो पुराने राष्ट्रपति ने जितने भी लोगों को नियुक्त किया था, राजनीतिक नियुक्तियां, ऐसे सब के सब व्यक्ति रिजाइन कर देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं। तो उन पदों पर यह नया राष्ट्रपति
ऐसे अपने समर्थकों को, मित्रों को नियुक्त करता है जिनकी सहायता से वह चुन करके पहुंचा है वहां। तो जैक्सन ने हजारों लोगों को ऐसे पदों पर नियुक्त किया था। तो जैक्सन को लूट पद्धति का जनक कहा जाता है। तो परिणाम यह हुआ कि ऐसे कई लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया जो उस पद के काबिल नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि उसमें से 10, 20, 25 लोगों ने पूरा पैसा वसूला, विभिन्न जो जिम्मेदारी सौंपे गए थे, और वो पैसे को लेकर वहां से फरार दूसरे देश भाग गए। अब पकड़ो, तो ये लूट पद्धति अभी भी अमेरिका में है। जैसे ही अमेरिका में कोई व्यक्ति नए रूप में राष्ट्रपति का पद शपथ लेता, ग्रहण करता है, वैसे ही हजारों व्यक्ति जो उसके स्टाफ के होते हैं या जितने भी राजनीतिक नियुक्तियां की गई होती हैं, इन सब के सब पुराने लोग रिजाइन कर देते हैं और उनके स्थान पर राष्ट्रपति अपने लोगों को भरता है। ये लूट पद्धति है, अपने भारत में भी है। जैसे राज्य सरकारों के अंतर्गत कई प्रकार के निगम होते हैं, इन निगमों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हमेशा नई सरकार करती है, और जो पुराना व्यक्ति पद से नहीं हट रहा है तो उसको कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। पहले इसके अंतर्गत भारत में राज्यपाल भी आ जाता था। भारत में ऐसे कई घटनाएं घटी जिन घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि भारत में राज्यपाल को भी केंद्र सरकार ने बिल्कुल मजाक का पद बना दिया था कि नई सरकार आई है तो पुराने जितने भी राज्यपाल सबको त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच बीच में हस्तक्षेप किया, तब जाकर के थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो ये लूट पद्धति है। तीसरा है नीलामी पद्धति। ये तो और भी बदतर है कि विभिन्न पदों की नीलामी की जाती थी। ये चीज फ्रांस में चलता था, और उन पदों पर जो व्यक्ति ज्यादा बोली लगाता था ऐसे व्यक्ति को वो पद दिया जाता था। ये नीलामी पद्धति है। ये पुरानी पद्धति है। पुरानी पद्धतियों में से कई प्रकार से अभी भी चल रही हैं, लेकिन इनको मोटे तौर पर अस्वीकृत किया जा चुका है। फिर है आयु के अनुसार भर्ती की 3 पद्धतियां होती हैं। एक प्रशिक्षणार्थी पद्धति, इसमें 16 से 20 वर्ष की आयु के लड़कों को लिया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, और यह चीज सेना में ज्यादा कारगर है। 16 से 20 वर्ष की आयु के रेंज में जो लड़के होते हैं इनको कैडेट सिस्टम के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है और उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करके काम पर रखा जाता है, क्योंकि 16 से 20 वर्ष की आयु में बच्चे ज्यादा सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस उम्र में यदि बच्चों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाए, कोई काम सौंपा जाए, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये प्रशिक्षणार्थी पद्धति विशेष करके सेना के क्षेत्र में लागू किया जाता है। दूसरा स्नातक पद्धति। स्नातक पद्धति का मतलब जो भी लड़का या लड़की स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेता है, ऐसे बच्चों को, ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है, भर्ती किया जाता है। भारत में आईएएस या यूपीएससी के अंतर्गत जो प्रशासनिक पद निकलते हैं, आईएएस, आईपीएस, इन सब के लिए पहले 21 से 24 वर्ष की आयु निर्धारित थी। 21 से 24, 3 या 4 साल बस। 24 से ज्यादा आयु हो गई, आप यूपीएससी में बैठ नहीं सकते। अभी ये 26-28 साल हो गया है, लेकिन पहले 21 से 24 तक ही हुआ करता था। तो कोई भी कैंडिडेट 3 बार से अधिक परीक्षा में बैठ नहीं पाता था। और इसके पीछे मूल धारणा यह थी कि यदि हम स्नातक या डिग्री पाने वाले विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को अच्छी तरह से कोई चीज सिखाएं, उनको अच्छा योग्य बनाएं, तो उनसे ज्यादा बेहतर काम लिया जा सकता है। यह पद्धति भारत में है और इंग्लैंड में भी है। तो केंद्र सरकार में आप
कोई भी नौकरी 30 साल या 28 साल के बाद आप कोई नौकरी कर ही नहीं सकते। इसका सबसे बढ़िया टाइम है 21 से 24 या 25 साल तक, उससे ज्यादा नहीं। और तीसरा है परिपक्व पद्धति। परिपक्व पद्धति अमेरिका में प्रचलित है। वहां पर 35 साल से अधिक उम्र के लोगों को सरकार में विभिन्न उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। तो 35 साल तक या चुपचाप बैठे रहते घर में? नहीं, ये प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते करते ये इतना बढ़िया नाम कमाते हैं कि इनकी योग्यता और अनुभव का लाभ सरकार उठाती है। तो अमेरिका में परिपक्व पद्धति है। भारत में 35 साल से अधिक के लोगों को कोई सरकारी नियुक्ति नहीं दी जाती है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इसलिए सरकारी नौकरी करनी है तो 21 साल से 24, 25, 26 या 28 साल तक अच्छी तरह से मेहनत कर लीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। जबकि प्राइवेट कंपनीज में आयु का कोई बंधन नहीं होता। अमेरिका में परिपक्व पद्धति है। ये भर्ती के बारे में एक सामान्य से जानकारी हुई। अगले व्याख्यान में हम भर्ती की समस्याओं पर विचार करेंगे। आपको धन्यवाद।